हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और फाउंडेशन बिल्डर सीरीज से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हमारे विद्या हट पर एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है फाउंडेशन बिल्डर सीरीज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से लेके एडवांस तक आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो जाइए क्लासेस को अटेंड करिए। आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चैनल पे मिल जाएंगी। इसी अच्छी सी बात के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या? रेस्पिरेशन। हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी चीजें आज की क्लास में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए भाई, आपके टाइम को बिना वेस्ट करे आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाई डू वी रेस्पायर? मैम, कभी सोचा है कि हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों परफॉर्म करते हैं? मैम, सांस लेने के लिए परफॉर्म करते होंगे। मैम, अगर हम सांस नहीं लेंगे ना तो हम, आपको पता है, हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है कि अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या मेरे बच्चों, आपने ये सोचा है कि ऐसा क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं या किसी कारण की वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है तो हम सरवाइव क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान? ये बात कभी सोची है? अगर नहीं सोची है तो मैं आपको आज के क्लास में बताऊंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेनी लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव रहने के लिए बेटा बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन, respiration, transportation and excretion. All these processes are carried out by cells. और ये जितने भी प्रोसेसेस है बेटा, ये सभी किसके द्वारा होते हैं? सेल्स के द्वारा परफॉर्म कराए जाते हैं। सेल्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अब बेटा ऐसे फ्री में काम थोड़ी होता है, सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है? तो सेल्स को इतने सारे काम करने हैं, रेस्पिरेशन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब्सटेंस भी इधर से उधर भेजना है। तो बच्चा मेरा, सेल्स को क्या चाहिए होती है? बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारा क्या करने के लिए बेटा? वर्क करने के लिए। वो एनर्जी सेल को कहां से मिलती है? फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। मैम, एनर्जी तो फूड से प्रोवाइड हो जाती है, राइट? हम पढ़ चुके हैं फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सब कुछ ये बात है। एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखो बेटा, हमने फूड खा लिया, क्या उसका मतलब ये हो गया कि हमें एनर्जी मिल गई? नहीं बेटा, वो फूड जो हमने लिया है, जो हमने खाया है, उससे कंप्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस कब होती है? जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। बिना रेस्पिरेशन के आपको आपके खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशन प्रोसेस में आपका खाना जो था ना, सभी सेल्स तक पहुंचा था, अभी उस खाने से एनर्जी फॉर्म नहीं हुई है बेटा, वो एनर्जी फॉर्म रेस्पिरेशन के द्वारा होगी। देखिए, धीमे 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 सब समझ जाएंगे मेरे बच्चों। आप आ जाइए। Cellular respiration. It is the process in which food is broke down in the cell to release energy. देखिए होता क्या है बेटा, हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, खाना सेल्स तक जाता है, राइट? इसके बीच में बहुत बार डाइजेशन होता है जिसमें सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज। फाइनली क्या होता है बेटा? सेल्स में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के फॉर्म में हमारा फूड सेल्स में पहुंच जाता है। अभी इस ग्लूकोज से हमको क्या चाहिए बेटा मेरा? हमको चाहिए एनर्जी। उसके लिए क्या होता है बेटा? हमारे सेल्स में ऑक्सीजन जाती है
और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बेटा ब्रेक डाउन होता है और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है और इस एनर्जी को हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा मेरा, एटीपी बुलाते हैं। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है, जिसका पूरा नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। राइट बेटा, बात समझ में आई। फूड हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स तक पहुंच गया है। उसके बाद क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग हमारे सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है। अभी मैं आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताऊंगी। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो सेम टर्म नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना इज द ब्रीदिंग। राइट, वही रेस्पिरेशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन जब अंदर चली गई है, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से बेटा एनर्जी का फॉर्म होना, इसको हम रेस्पिरेशन बुलाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन? ऑफ कोर्स। जब तक ब्रीदिंग नहीं होगी यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज को कैसे, ग्लूकोज से एटीपी बनाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इट अकर्स इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बेटा आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखने के लिए मिलता है। अब बेटा आपकी जो रेस्पिरेशन होती है ना, जैसे कि रेस्पिरेशन का मतलब अभी हमने सीखा ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म आ एनर्जी, राइट, टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो आपकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। What is aerobic respiration? It is the process of breakdown of food in the presence of oxygen. यानी कि खाने का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेकडाउन तो हो रहा है बच्चा, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बुलाते हैं। आगे देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इट अकर्स इन सम माइक्रोब्स एंड इन ह्यूमन मसल सेल्स। क्या कह रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ माइक्रोब्स में होती है, जैसे कि यीस्ट में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद कुछ मसल सेल्स में देखने के लिए मिलती है। मसल सेल्स में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है बेटा। कभी कभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी की डिमांड हो जाती है, जैसे कि बेटा डांसिंग हो गया, राइट, जैसे कि आपकी रनिंग हो गया। उस समय हमारी बॉडी के मसल्स, बॉडी सेल्स बहुत स्पीड से वर्क कर रहे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अब उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, तो बॉडी सेल्स को बनानी तो एनर्जी थी, लेकिन उतनी ऑक्सीजन पहुंची नहीं, जिस वजह से वो ऑक्सीजन के एब्सेंस की वजह से क्या बना लेते हैं, लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। आपने भी ये चीज फील करी होगी, जब हम बहुत समय बाद कोई हाई एनर्जेटिक एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, उसका रीजन यही है बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड थी, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंची नहीं, जिस वजह से हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी बनानी चाहिए थी, उसकी जगह पे वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमको पेन होता है, हमको क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, इसी रेस्पिरेशन को बेटा हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, aerobic respiration it leads to production of carbon dioxide, water and energy. aerobic respiration के एंड प्रोडक्ट में बेटा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम एनारोबिक की बात करें, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और बहुत ही लेस अमाउंट में आपके किसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है।
ये रिएक्शन देखिए, फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, एटी के फॉर्म में रिलीज हुई। यहाँ पर देखिए फूड क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में ही होती है लेकिन कम अमाउंट में होती है। आगे आ जाइए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, हालांकि मैंने आपको बता दिया है डिफरेंस, लेकिन देख लीजिए। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है बेटा, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इट इन्वॉल्व इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका और क्या है बेटा, ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस भी है, इट ओनली टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीदिंग क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ही देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत ज्यादा सेल्स वगैरह इसमें और बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल रिबर्न ऑफ फूड हो रहा है। इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चा, फूड ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, राइट। इट इज इंटरनल प्रोसेस, ये एक इंटरनल प्रोसेस है और ये कहाँ होता है, इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स के अंदर देखने के लिए ये हमको मिलता है बच्चा। अब इनहलेशन एक्सहेलेशन, मैंने बताया ना ये दोनों ब्रीदिंग के ही अंदर आते हैं। इनहलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अब इनमें भी डिफरेंस देख लेते हैं। इनहलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। इनहलेशन का मतलब है ऐसी एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना। एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेलेशन का मतलब है बॉडी से उस एयर को रिमूव आउट करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या है, ज्यादा है। इनहलेशन के दौरान क्या होता है बेटा, जो डायफ्राम, डायफ्राम बेटा एक डोम शेप की मसल होती है जो हमें बिलो द चेस्ट कैविटी देखने के लिए मिलती है। तो इनहलेशन में क्या होता है बेटा, ये जो डायफ्राम है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आपका जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डाउनवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो बेटा एक्सहेलेशन में डायफ्राम आपका रिलैक्स हो जाता है और अपवर्ड मूव कर जाता है। आप खुद सांस पहले अंदर लेना फिर उसको बाहर छोड़ना, तो आपको ये सभी चीजें समझ आएंगी बेटा, आप फील कर पाओगे। द रिब केज एक्सपैंड्स एज रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इनहलेशन में क्या होता है बेटा, रिब केज आपके एक्सपेंड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सहेलेशन में देखें तो रिब केज बेटा आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाते हैं। एयर एंटर्स द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोलाई। आपके इनहलेशन में क्या होता है, एयर पहले लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आता है बेटा, जिसे हम, ये आपके लंग्स हैं, ये इस तरीके से आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसके बाद इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसे हम एल्वियोलाई बुलाते हैं, और एल्वियोलाई में ही बेटा एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलता है। तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो पहले लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद वो एल्वियोलाई में जाती है और एल्वियोलाई फिल हो जाती है, वहीं पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल गैसेस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ अगर हम बात करें एक्सहेलेशन की, एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स एंड एल्वियोलाई श्रिंक। यहाँ पे क्या होता है, एयर लंग्स के बाहर चली जाती है और एल्वियोलाई श्रिंक हो जाती है बेटा। ये देखिए बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले नेजल कैविटी से बेटा आपका क्या होता है, एयर अंदर जाती है। आफ्टर दैट बेटा क्या होता है, आपकी जो एयर है वो फेरिंग्स में जाती है, उसके बाद लैरिंग्स में जाती है, फिर ये बेटा आपकी ट्रेकिया है, एयर ट्रेकिया में चली जाती है। ट्रेकिया के बाद बेटा आपके ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में एयर जाती है, फिर इस तरीके से ब्रोंक्योल्स में जाती है। आफ्टर दैट ये गोल गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं बेटा, इनको हम बुलाते हैं एल्वियोलाई। एयर एल्वियोलाई में जाती है और एल्वियोलाई से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरीके से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। देखिए मैनी एनिमल्स हैव कैविटीज इन देयर बॉडी जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग।
कह रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स के पास ब्रीदिंग के लिए कैविटी होती है, जैसे कि हम ह्यूमंस के पास होती है, जैसे कि एग्जांपल है लायंस, एलिफेंट, गॉड्स, काउज, स्नेक और बर्ड्स। वहीं अगर हम बात करें ब्रीदिंग इन कॉकरोचेस की, मैनी इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस, इनके पास क्या होता है बेटा, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, स्पेरिकल्स बुलाते हैं। उनके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलता है। दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रैकिया, और इनके पास एक एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिन्हें हम ट्रैकिया बुलाते हैं, जहां से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा देखने के लिए मिल रहा है। ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अंदर किस तरीके से बेटा ब्रीदिंग का प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। अर्थवॉर्म हैज अ सॉफ्ट, स्लाइमी एंड मॉइस्ट स्किन। ये तो आप लोगों को भी पता है कि अर्थवॉर्म की सॉफ्ट, स्लाइमी और मॉइस्ट स्किन होती है। Hence the gases can easily pass in and out of the earthworm through its skin. तो जिस वजह से इनके पास कोई एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, गैसेस जो होती हैं स्किन से ही एक्सचेंज हो जाती हैं। फ्रॉग्स की बात करें तो बेटा सिमिलरली फ्रॉग्स आल्सो हैव अ स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन दैट कैन हेल्प इन ब्रीदिंग, हाउएवर फ्रॉग्स कंटेन लंग्स टू। क्या कह रहे हैं, फ्रॉग्स की भी क्या होती है बेटा, आप स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, तो उनकी स्किन से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, लेकिन फ्रॉग्स के पास भी लंग्स पाए जाते हैं बेटा। ब्रीदिंग अंडर वाटर, वो एनिमल्स जो पानी में ही रहते हैं उनमें किस तरीके से ब्रीदिंग होती है। एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, गिल्स बुलाते हैं। फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स फॉर ब्रीदिंग, राइट, इनके पास गिल्स होते हैं। ब्रीदिंग इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की बॉडी में कैसे ब्रीदिंग होती है। एम्फीबियंस कौन होते हैं बच्चा, वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रह लेते हैं और जो वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सम एनिमल्स कॉल्ड एम्फीबियंस कैन ब्रीथ ऑन लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर द वाटर। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, लैंड पर तो वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं और वाटर में ये किसका इस्तेमाल करते हैं, स्किन का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल में फ्रॉग और टोड्स देखने के लिए मिलते हैं बेटा। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट की बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन होता है। प्लांट रेस्पायर थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट की बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बुलाते हैं, वहां से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट थ्रू दीस पोर्स। ऑक्सीजन यहीं से एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं पोर से रिमूव आउट होती है। हाँ बेटा, मुझे पता है आप लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बेटा ये चीज फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही है, लेकिन प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज की हमारी जो क्लास थी वो खत्म हो गई है। होप सो आपको सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे, राइट। आज के क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सलेशन हमने देखा, इनहलेशन हमने देखा, राइट। फिर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन हमने देखा, उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है ये देखा। अब सभी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, होप सो क्लियर होंगे। अब जो कि आज की क्लास ओवर हो गई है, तो हम यहाँ इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।